मैं डॉक्टर सुभाष मिश्र, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, आज आपके साथ BESC 131 शिक्षा संप्रत्यय प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य विषय पर चर्चा करूंगा और इस चर्चा के 4 आयाम होंगे। शिक्षा का संप्रत्यय और प्रकृति, दूसरा शिक्षा का कार्यक्षेत्र, तीसरा शिक्षा के अभिकरण और अंत में शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का एक सिंहावलोकन। अगर हम शिक्षा की प्रकृति की बात करें, शिक्षा के स्वरूप की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है और इन मूल प्रवृत्तियों, इन जो अंतर्निहित क्षमताओं जिनके साथ वह जन्म लेता है, उनका विकास करना, उनका शोधन करना, यही शिक्षा का मुख्य कार्य है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता का विकास करती है और वह उस व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को विकसित कर उसे समाज के साथ जीवन यापन करने, समाज के साथ समायोजन करने के लिए तैयार करती है। यह शिक्षा ही है जो उसे पाशविक प्रवृत्तियों का शोधन कर एक सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति बनाकर समाज के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में, महत्वपूर्ण साधन के रूप में व्यक्त करती है। शिक्षा व्यक्ति को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देती है। शिक्षा व्यक्ति को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने में सहायता देती है और वह व्यक्ति के अवांछित व्यवहार का शोधन कर उसे वांछित व्यवहार करने के लिए तैयार करती है। अगर हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें, शिक्षा का अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेयर, एडुकेरे और एडुकेशन, एडुकेटम शब्द से। एजुकेयर शब्द का अर्थ है पोषण या पालन करना और एडुकेरे शब्द का अर्थ है आगे की ओर बढ़ाना या बाहर लाना। और एडुकेटम शब्द ई और ड्यूको 2 शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है इनसाइड मोशन यानी अंदर गति और ड्यूको का अर्थ है विकास। अर्थात अगर हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो शिक्षा व्यक्ति के अंदर निहित गुणों को बाहर लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के गुणों का पोषण करने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर जो निहित है, जो उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनको बाहर लाने की प्रक्रिया है। प्रायः शिक्षा का एक और समानार्थी शब्द प्रयुक्त किया जाता है, विद्या। समाज में राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से शिक्षा और विद्या दोनों को समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, पर मैं यह बात आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा कि दोनों में बहुत गहरा भेद है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई और उसमें शिक्ष धातु में अटाप लगाने से जो उसका अर्थ होता है वह है अधिगम, अध्ययन, ज्ञानाभिकरण या किसी काम को करने के योग्य होने की इच्छा, निष्णात होने की इच्छा, सीखना सिखाना। जब हम यह बात कहते हैं तो शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में हमें दिखाई देती है। जिसे हम कहते हैं कि शिक्षा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। बात करते हैं विद्या की। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जाना हुआ, ज्ञान या अवगम, जो जानने योग्य है। यह ज्ञान के उस सर्वोच्च स्वरूप की ओर इंगित करता है जिसे हम संज्ञा के रूप में समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया
कि विद्या और शिक्षा में एक गहरा भेद यह है कि जहां शिक्षा एक प्रक्रिया को इंगित करती है, विद्या संज्ञा रूप में उस ज्ञान को, उस सर्वोच्च ज्ञान को इंगित करती है जिसे प्राप्त करना, जिसे प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाना लक्ष्य होता है। विद्या को अगर हम अपने संस्कृत वाङ्मय में एक बार देखें तो शिक्षा शब्द वेदांत के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के साथ छठा अंग शिक्षा के रूप में मिलता है, जो पठन पाठन और उच्चारण शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित था। जबकि अगर हम प्राचीन भारतीय वाङ्मय को तलाशें तो विद्या मिलती है विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम, यानी विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है। जब हम ये कहते हैं कि विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है, तो विनय का अर्थ है शील, आचरण, और जैसे ही हम विद्या को विनय से जोड़ते हैं, विद्या को विनय के साथ समझने का प्रयास करते हैं, वहां ज्ञान और कौशल दोनों अपने आप समवाय रूप से कार्य करते हैं। तभी तो हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्त। विद्या क्या है? विद्या वह है जो हमें मुक्ति दे। किस बात से मुक्ति? अज्ञान से। किस बात से मुक्ति? अंधकार से। तो सच्ची शिक्षा वह है जो हमें अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करे और हमें अपने सही स्वरूप को समझने में, जानने में मदद करे। और जैसे ही हम विद्या के इस भाव को लेते हैं, विद्या के इस भाव को शिक्षा के समानार्थी बनाने का प्रयास करते हैं, हमें यह भेद समझना होगा कि विद्या ज्ञान और कौशलों का प्रयोग है। विद्या ज्ञान और कौशलों दोनों के समवाय का नाम है। विद्या हमें विवेकवान, विचारवान, शीलवान, गुणवान बनाने की प्रक्रिया है, की व्यवस्था है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को बताते हुए कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का विकास है, और वो कहते हैं सही शिक्षा वह है जो मनुष्य की भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति करे। इसका अर्थ है कि विवेकानंद ये मानते हैं कि व्यक्ति पूर्ण है, बस उसकी अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्योंकि हम यह मानते हैं कि व्यक्ति उसी पूर्ण का अंश है, और जब अंश है तो उसमें उसी पूर्ण की विशेषताएं हैं। अंतर सिर्फ यह है कि वह अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण अपने मूल स्वरूप को समझ नहीं पाता, और शिक्षा का कार्य है उसे प्रकाशित करना, उसे उद्घाटित करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसी तरह इशारा किया है। कहते हैं कि शिक्षा का कार्य है बच्चे को इस योग्य बना देना कि वह समझ सके कि सत्य क्या है, वह सत्य क्या है और उसकी खोज कैसे की जा सकती है, इसके बारे में जान सके। और इसलिए सर्वोच्च शिक्षा वह है जो केवल हमें सूचनाओं के जंजाल में न व्यस्त रखे, सूचना के संसार में ही न रखे, बल्कि जीवन की समग्रता को समझने में, जीवन के सह अस्तित्वों को समझने में, जीवन के उन सभी आयामों को समझने में हमारा मार्ग प्रशस्त करे। गांधी जी कहते हैं शिक्षा बच्चे के शरीर, मन एवं आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास है। जब गांधी जी इस बात को कह रहे होते हैं तो उनका इशारा इसी बात की ओर है कि किसी व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, उसके शरीर, मन और आत्मा में श्रेष्ठ तत्व विद्यमान हैं। उनको बाहर निकालना ही शिक्षा का ध्येय है, शिक्षा का उद्देश्य है। पाश्चात्य दार्शनिक ऑगस्ट फ्रॉवेल इसी बात को लक्षित करते हुए कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को बाहर लाया जाता है, अर्थात बच्चे की आंतरिक स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास ही तो शिक्षा है। टेस्टोलॉजी
इस बात को थोड़ा और खूबसूरत तरीके से कहते हैं शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सौहार्दपूर्ण प्रगतिशील विकास है, हार्मोनियस डेवलपमेंट है, सामंजस्यपूर्ण विकास है। आगे चलकर जॉन डीवी अनुभव पर केंद्रित करते हुए कहते हैं शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना है। अर्थात हम जब समाज में जीवन जी रहे होते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, और जो ये अनुभव प्राप्त करते हैं ये अनुभव हमारे पुराने अनुभव को संशोधित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, परिमार्जित करते हैं। इसी का नाम तो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा हमें अनुभवों की पुनर्रचना करने में सहायता प्रदान करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा वास्तव में वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है। एक व्यक्ति जो अपने अंदर रखे हुए है, जो शक्तियां, जो क्षमताएं, जो प्रवृत्तियां उसके अंदर हैं, उनका पूर्ण विकास ही शिक्षा है। यह शिक्षा व्यक्ति को अपने अनुभवों को निरंतर परिमार्जित करने, उनका पुनर्निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। और इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षा ही है जो व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यह व्यक्ति को, उसकी आत्मा, उसके मस्तिष्क को शुद्ध करके उसे सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाती है। जब हम शिक्षा के इन अवधारणाओं पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षा को दो अर्थों में हमने देखने का प्रयास किया है। शिक्षा को एक संकीर्ण अर्थ में देखने का प्रयास किया है और दूसरे शिक्षा को व्यापक अर्थ में देखने का प्रयास किया है। अगर हम संकीर्ण अर्थ की बात करें तो संकीर्ण अर्थ में शिक्षा एक औपचारिक ढांचे में चलने वाली प्रक्रिया है। वह औपचारिक ढांचा क्या है? विद्यालय। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विद्यालय जैसी चार दीवारी के भीतर जो शिक्षण अधिगम गतिविधियां संचालित होती हैं, ये जो औपचारिक ढांचा है यही उसे संकीर्ण अर्थ में देखने की ओर इंगित करता है। ये औपचारिक ढांचे के अवयव क्या हैं, वो तत्व क्या हैं जो उसे उस औपचारिक ढांचे में बांधे रखते हैं? विद्यालय की चार दीवारी, शिक्षक, छात्र, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण पद्धति, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया। यह जो हमारी चार दीवारी है, इसके भीतर जो चलने वाली प्रक्रिया है, जब हम उसको ही केवल शिक्षा मानते हैं तो इसे हम शिक्षा का संकीर्ण अर्थ कह सकते हैं। और हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाते हैं। जो शिक्षा का कार्य क्षेत्र है वह भी बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का अधिग्रहण ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। हाँ, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य अवश्य हम कह सकते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान का अधिग्रहण शिक्षा का लक्ष्य है, उस दिशा में यह जो संकीर्ण अर्थ में हम शिक्षा को देखने का प्रयास करते हैं वह अवश्य सार्थक होता दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम शिक्षा को व्यापक अर्थ में देखते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षा उन सभी अनुभवों का नाम है जो एक बच्चा अपने जीवन में प्राप्त करता है। वह चाहे अपने परिवार में प्राप्त कर रहा हो, घर में प्राप्त कर रहा हो, आस पड़ोस में प्राप्त कर रहा हो, खेल के मैदान में प्राप्त कर रहा हो, समाज के किसी भी अंग के साथ, समाज के किसी भी हिस्से के साथ अंतरक्रिया करते हुए अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए प्राप्त। और जब हम शिक्षा के इस व्यापक अर्थ को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक सभी अभिकरणों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा होता है। और इस दृष्टि से ही हम कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के सभी अनुभव, चाहे वह परिवार में मिल रहे हो, चाहे वह समाज के किसी अंग के साथ मिल रहे हो या विद्यालय में मिल रहे हो,
व्यक्ति उनके साथ अंतर क्रिया करते हुए, उनके साथ सहभागिता करते हुए प्राप्त करता है। यह अनुभव वह व्यक्ति अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ, सदस्यों के साथ, समाज के लोगों के साथ, उनके साथ सहभागिता करते हुए विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, चाहे वो मेले हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे वो कोई पर्व हो, चाहे वो बाजार हो, जहां कहीं उसे समाज के सदस्यों के साथ अंतर क्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है, वहां अंतर क्रिया करते हुए वह जो अनुभव ग्रहण करता है, जो अनुभव प्राप्त करता है, व्यापक अर्थ में शिक्षा कहलाता है। प्रश्न उठता है कि फिर शिक्षा की प्रकृति क्या है? शिक्षा वास्तव में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा केवल विद्यालय की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है। यह तो जीवन का अनुभवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मां के गर्भ में आने के बाद से लेकर के, जीवन प्राप्त करने से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा द्रुध्वी प्रक्रिया ही नहीं है, जहां शिक्षक और छात्र मिलकर केवल बातचीत करते हैं। शिक्षक और छात्रों के साथ समाज भी जुड़ता है, और इस तरह से कह सकते हैं शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और हम तो ये कहते हैं शिक्षा बहुध्रुवीय प्रक्रिया है, केवल द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि शिक्षा एक सोद्देश्य, सचेतन और व्यवस्थित प्रक्रिया है। जब हम अनुभवों को प्राप्त करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा केवल अव्यवस्थित प्रक्रिया है, निरुद्देश्य प्रक्रिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, और यह व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करती है, जीवन की तैयारी की प्रक्रिया है। प्रश्न उठता है कि फिर शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? जीवन के लक्ष्य अगर आपके अलग अलग हैं तो शिक्षा के लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर आपका तात्कालिक लक्ष्य है तो शिक्षा के लक्ष्य भी तात्कालिक होंगे। जैसे आप किसी अकादमिक कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उसकी संप्राप्ति, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कोई ले रहे हैं, तो जो अकादमिक कार्यक्रम आप ले रहे हैं उसकी संप्राप्ति, यह शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य है। रोजगार की प्राप्ति, यह शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, यह सब शिक्षा के तात्कालिक लक्ष्य हैं। फिर दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य है मानवता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, भावनात्मक एकीकरण, विश्व बंधुत्व, अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना। ये शिक्षा के व्यापक लक्ष्य हैं। शिक्षा के लक्ष्यों को हम दो और रूपों में देख सकते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य और सामाजिक लक्ष्य। अगर हम व्यक्तिगत लक्ष्य की बात करें तो शिक्षा को व्यक्तियों का विकास, उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनकी अभिरुचियों, उनकी अभिक्षमताओं के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। और इस दृष्टि से अगर बात करें तो जो प्रकृतिवादी हैं वे शिक्षा का अनिवार्य लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्र प्रगति घोषित करते हुए दिखाई देते हैं, और वे व्यक्तिगत लक्ष्य का पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल, पीपीनन आदि ने शिक्षा के इस व्यक्तिगत लक्ष्य पर जोर दिया है। शिक्षा के जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं उनको संकीर्ण अर्थों में देखते हुए पीपीनन अपनी पुस्तक एजुकेशन में कहते हैं, शिक्षा को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य करना चाहिए जिसमें वैयक्तिकता सर्वाधिक पूर्णता के साथ विकसित हो। अर्थात व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियां अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें वह व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता को पूरी तरह से विकसित कर सके,
और जब ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी जो रुचि है, जो उसकी अपनी अभिक्षमता है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी विशेषज्ञता है, उसके अनुरूप वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और वह अपने उस अंतर्निहित जो उसकी क्षमताएं हैं, रुचियां हैं, आवश्यकताएं हैं, उनका सर्वोत्तम विकास कर सके और उसी के अनुरूप अपनी आजीविका का चयन कर सके, अपना समाज में उसके अनुरूप समायोजन कर सके। यह तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है अगर हम व्यक्तिगत लक्ष्य के दृष्टि से देखें, लेकिन शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का व्यापक अर्थ भी है। यानी व्यक्तिगत लक्ष्य व्यापक अर्थ लिए हुए भी हो सकता है, क्योंकि यह जो व्यापक अर्थ है वह मनुष्य के व्यक्तिगत विकास पर जोर तो जरूर देता है, लेकिन साथ ही यह बात स्वीकार करता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति समाज के विकास में अपना योगदान देता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है वो तो उसी समाज की इकाई है, समाज का एक अंग है, और जब वह समाज का अंग है तो जब वह विकसित होगा तो समाज विकसित होगा। और इसलिए शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का जब अगर हम व्यापक अर्थ में उस पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि एक व्यक्ति अंततः विस्तृत समाज का अंग है और समाज के विकास के बिना उस व्यक्ति के विकास का कोई अर्थ नहीं है और व्यक्ति के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। इसी बात को टीपी नन ने रेखांकित करते हुए कहा कि व्यक्ति की शिक्षा का नियोजन व्यक्तिगत हित को प्राप्त करने के साथ साथ उस समाज के हित को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसकी शिक्षा का जो आयोजन है वह व्यक्तिगत हित का पोषण इस दृष्टि से करे कि सामाजिक हित का पोषण हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का हित पोषित होगा, जैसे ही व्यक्ति का व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि वह समाज का अंग है, समाज का ही अवयव है, समाज की इकाई है, तो निश्चित रूप से समाज की इकाइयां समृद्ध होंगी और जब समाज की सारी इकाइयां समृद्ध हो जाएंगी तो समाज स्वयं समृद्ध हो जाएगा। शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का अस्तित्व तो समाज के भीतर ही होता है, समाज के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति की जो पहचान है उस समाज से होती है जहां वह जन्म लेता है, जहां वह पलता है, बढ़ता है, विकसित होता है। इसलिए समाज को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो समाज का अंग है और समाज अगर नहीं है, समाज मजबूत नहीं है, समाज स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति कैसे स्वस्थ होगा, व्यक्ति कैसे मजबूत होगा। और इसलिए जब समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास स्वाभाविक रूप से होगा। जब हवा स्वस्थ होगी तो उस समाज के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि समाज अगर हमारा विकसित होगा तो व्यक्ति स्वतः स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाएगा। इसलिए शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति के भी साधक बनते हैं। रेमंड तो यहां तक कह देते हैं कि एक एकाकी व्यक्ति की कल्पना ही कपोल कल्पना है। व्यक्ति एकाकी तो रह ही नहीं सकता, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समाज में ही प्रस्फुटित होता है, व्यक्ति समाज में ही संपूर्णता प्राप्त करता है, व्यक्ति समाज में ही अपनी समग्रता को प्राप्त करता है। शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य अपने संकीर्ण अर्थ में समाज को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व देता है और अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वह राज्य को बलवान बना देता है, क्योंकि जैसे ही वह समाज को ज्यादा महत्व देना शुरू करता है, क्योंकि समाज की राजनीतिक इकाई राज्य है, तो वह राज्य को काफी बलवान बना देता है, यहां तक कि कई बार इतना शक्तिशाली बना देता है कि राज्य एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में उभर जाता है। जबकि शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य अपनी व्यापक अर्थ में व्यक्ति और समाज दोनों को बराबर महत्व देता है, दोनों के समन्वय की बात करता है, दोनों के समवाय की बात करता है। और जब यह दोनों के समन्वय और समवाय की बात करता है तो लोकतांत्रिक समाजवाद जैसे विचारधारा का मार्ग प्रशस्त करता है, समाजवादी लोकतंत्र जैसी विचारधारा का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां व्यक्ति और समाज दोनों की बराबरी होती है। समाज आदर्श होगा और व्यक्ति समाज की बेहतरी के लिए कार्य करेगा।
उसी समय व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। समाज व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को, समाज व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को उतना ही सम्मान देगा। अर्थात समाज के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं को संबोधित किया जाएगा और व्यक्ति के द्वारा समाज की आवश्यकताओं को संबोधित किया जाएगा। जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य को हम व्यापक अर्थ में देखने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य, जब बिना जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, किसी भी प्रकार का भेदभाव पर ध्यान दिए बिना हर किसी को समान रूप से, स्वतंत्र रूप से समान अधिकार प्रदान किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां तब हम शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता के बीच में जब हम समन्वय स्थापित कर रहे होते हैं, संतुलन स्थापित कर रहे होते हैं और स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, बंधुत्व, न्याय, जब इन मूल्यों का पोषण कर रहे होते हैं, तब हम शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को विकसित किया जाना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मूल्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ मूल्य और बाह्य अथवा वस्तुनिष्ठ मूल्य। जो हमारे विचार हैं वे हमारे आंतरिक मूल्य हैं, ये कई बार अप्रदर्शित रह जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। वहीं बाह्य मूल्य व्यक्ति के ऐसे गुण हैं जो उसके व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं और उसके द्वारा कई परिस्थितियों में व्यक्त होते हैं। इन दोनों ही प्रकार के मूल्यों का को व्यक्त करना शिक्षा का लक्ष्य है। प्रश्न उठता है, शिक्षा का फिर कार्यक्षेत्र क्या है? जैसा कि हमने आपसे कहा कि शिक्षा के कार्यक्षेत्र भी शिक्षा के लक्ष्यों के अनुरूप अलग अलग हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने के साधनों के अनुसार शिक्षा का संचालन करते हैं, तो उससे हम पाते हैं कि शिक्षा का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसकी तुलना हम केवल औपचारिक माध्यम यानी विद्यालय के माध्यम से जो प्राप्त हो रही है शिक्षा, वहीं तक सीमित नहीं रह सकते। उसमें शिक्षा की जो अनौपचारिक व्यवस्था है, शिक्षा की जो निरौपचारिक व्यवस्था है, उसको भी हम बराबर स्थान देते हैं, उसका हम बराबर योगदान स्वीकार करते हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र को उदारवादी, वृत्तिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम के रूप में भी समझा जा सकता है। ये उदारवादी, वृत्तिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ जो आमने सामने यानी हम फेस टू फेस जो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, दूरस्थ शिक्षा, और जो आज ऑनलाइन शिक्षा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और इस कोविड की परिस्थिति ने तो हम लोगों को इस ऑनलाइन माध्यम को और भी लोकप्रिय साधन के रूप में स्थापित किया है। इन सबको शिक्षा के कार्य क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम अधिगम के वातावरण की दृष्टि देखें तो शिक्षा के कार्य क्षेत्र 3 रूपों में दिखाई देते हैं: अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां कोई औपचारिकता नहीं, अर्थात जब हम शिक्षा को जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं, तब हम शिक्षा को अनौपचारिक रूप में देखते हैं। जब हम अपने आसपास, अपने आस पड़ोस, अपने आसपास के सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखते हैं, तो इस तरह जो शिक्षा की प्रक्रिया चलती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह जो अनौपचारिक शिक्षा है, यह संगठित या संरचित नहीं होती है, यह स्ट्रक्चर नहीं है, यह ऑर्गेनाइज नहीं है, किंतु इसमें केवल वांछित अधिगम को ही शिक्षा कहा जा सकता है। संरचित नहीं है, संगठित नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अवांछित अधिगम को भी हम शिक्षा कह सकें। निश्चित रूप से इसमें हम संगठित और संरचित रूप से शिक्षा को बांधते नहीं हैं, शिक्षा को खुला रखते हैं, अर्थात शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा वही जो वांछित अधिगम को हमें प्राप्त कराए, जो डिजायरेबल बिहेवियर, वांछित व्यवहार की ओर ले चले।
इसे अविधिक शिक्षा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई निश्चित विधि नहीं होती। समाज में रह रहे हैं, समाज में जीवन जी रहे हैं और समाज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसी कारण इसे अविधिक शिक्षा भी कहते हैं। इसे अनियमित शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह किन्हीं नियमों और उप नियमों में बंधी नहीं है कि इसका समय निश्चित होगा, इसका ढांचा निश्चित होगा, इसके साधन निश्चित होंगे। क्योंकि यह किन्हीं नियमों और उप नियमों में नहीं बंधी, इसीलिए इसे अनियमित शिक्षा के नाम से भी कहते हैं। इसे हम सतत शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह कुछ लगातार चलती रहती है, जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक। दूसरी ओर औपचारिक शिक्षा है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जहां अनौपचारिक शिक्षा संगठित और संरचित नहीं होती, कई बार हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम जो समाज के वांछित अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहते हैं वो कैसे दें। अगर हम इसको किसी ढांचे में नहीं बांधते हैं, किसी संरचना में नहीं बांधते हैं, तो यह अपने आप एक समस्या आती है। क्योंकि समाज के वांछित अधिगमों का प्रसार करना सुनियोजित तरीके से ही संभव है। क्योंकि अगर समाज के वांछित अनुभव सुनियोजित, संरचित या स्ट्रक्चर्ड वातावरण में अगर नहीं दिए जाएंगे तो हम उन वांछित अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा निश्चित रूप से औपचारिक व्यवस्था में ये जो अनुभव हैं किस तरह से संरचित किए जाएंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किए जाएंगे, हमारा एक विशिष्ट लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य होगा। यानी जब हम किसी विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य के साथ शिक्षा का आयोजन करते हैं, पदानुक्रमिक या कालानुक्रमिक रूप में उसको वर्गीकृत करते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, जब हम उसे पदानुक्रमिक और कालानुक्रमिक रूप में वर्गीकृत करते हैं, जब हम उसे एक नियोजित व्यवस्था के रूप में ले चलते हैं, कैसे? जहां निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्य सामग्री, निश्चित पाठ्यचर्या, निश्चित प्रदाता यानी शिक्षक, निश्चित ग्राही यानी विद्यार्थी, निश्चित समय सारणी, निश्चित पद्धति, और इतना ही नहीं, निश्चित मूल्यांकन पद्धति, निश्चित संपादन प्रक्रिया यानी जो अंतरक्रिया की पद्धति है वो भी निश्चित, और निश्चित प्रमाणीकरण की भी प्रक्रिया। जब हम इस तरह से शिक्षा को संचालित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से शिक्षा को औपचारिक व्यवस्था के रूप में संचालित कर रहे होते हैं। तीसरी जो व्यवस्था है वह निरौपचारिक शिक्षा है। हमने देखा कि जो शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था है वो बड़ी ढांचागत व्यवस्था है, रिजिड व्यवस्था है, जिसमें लचीलापन नहीं है, जिसमें क्रम है, व्यवस्था है, आवरण है, योजना है, और ये जो व्यवस्था है वह उसे एक तरह से सीमित करती है, बांधती है। तो औपचारिक शिक्षा की ही भांति हमें एक ऐसी व्यवस्था की भी आवश्यकता महसूस होती है जहां थोड़ा सा लचीलापन हो, क्योंकि ये जो व्यवस्था है कई बार विद्यार्थियों को एक उनके समक्ष चैलेंज, उनके समक्ष चुनौती उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। औपचारिक शिक्षा की इस व्यवस्था में लचीलापन लाना, नमनीयता लाना ही निरौपचारिक शिक्षा को जन्म दे देता है। और यह अंतर मूल रूप से योजना निर्माण और योजना के क्रियान्वयन में दिखाई देता है। और हम जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है उसकी कठोरता को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? समय सारणी को लेकर कम कर लेते हैं, संपादन प्रक्रिया को लेकर कम कर लेते हैं, कक्षा की जो अंतरक्रिया की पद्धति है, कार्यक्रम की जो अवधि है, मूल्यांकन की जो पद्धति है, इन सब में लचीलापन लाकर, नमनीयता लाकर। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो निरौपचारिक व्यवस्था है उसमें एक बड़ा फ्यूजन है, बहुत अच्छा संयोजन है इसका औपचारिक और अनौपचारिक। एक तरफ यह
औपचारिक व्यवस्था की जो ढांचागत व्यवस्था है उसको भी बनाए रखती है, और वहीं दूसरी तरफ जो अनौपचारिक व्यवस्था है उसके लचीलेपन को भी शामिल कर लेती है, अपने साथ ले आती है। और इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें अनौपचारिक शिक्षा का जो जीवन पर्यंत शिक्षा वाला विचार है वह भी पुष्पित पल्लवित हो जाता है। तो निरौपचारिक शिक्षा हमें अवसर प्रदान करती है कि ढांचागत व्यवस्था को बनाए रखते हुए कैसे निरौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था को इसमें शामिल करना है। और जो दूरस्थ शिक्षा है जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा है, ऑनलाइन एजुकेशन है, यह है इसी निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की ही प्रतिमान है। जैसा मैं अभी आपसे पहले भी कह रहा था कि यह शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र हैं वो ज्ञान के अध्ययन की प्रमुखता के आधार पर भी तय किए जा सकते हैं कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, वो किस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। अगर यह बौद्धिक शिक्षा है, हम बौद्धिक आयास के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तो वह उदारवादी शिक्षा है, जिससे एक व्यक्ति अपने अंदर व्यापक समझ विकसित करता है, जीवन के प्रश्नों का तार्किक हल प्राप्त करने, बौद्धिक हल प्राप्त करने में सक्षम होने का प्रयास करता है। इसे लिबरल एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को व्यापक संदर्भ में समझने, व्यापक परिस्थितियों के बारे में अपनी अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। यह सोचने, समझने और जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए बौद्धिक रूप से तैयार करती है, और इसलिए इसका लक्ष्य है बौद्धिक उद्देश्यों की प्राप्ति, बौद्धिक उद्देश्यों के माध्यम से मानव मस्तिष्क का सृजन, मानव मस्तिष्क का विकास। और इस तरह से कह सकते हैं जो लिबरल एजुकेशन है, उदारवादी शिक्षा है, वह भी हमारे शिक्षा का एक कार्य क्षेत्र है। दूसरी तरफ वृत्तिक शिक्षा है। हम जानते हैं कि जो एक वृत्ति है वह उद्यम का एक क्षेत्र होता है, जिसके माध्यम से न केवल हम ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि उसके माध्यम से जीविकोपार्जन का भी प्रयास करते हैं और सामाजिक सेवा का भी कार्य करते हैं। क्योंकि एक वृत्ति में विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट कौशल, विशिष्ट रीति नीति होती है जो उसे पेशेवर तरीके से कार्य करने के लिए, व्यवहार करने के लिए तैयार करती है। और सतत प्रशिक्षण प्राप्त करके हम उस अपने वृत्ति को, अपने व्यवसाय को निरंतर अद्यतन बनाए रखते हैं। उसके अपने मूल्य होते हैं, उन मूल्यों से अपने को आबद्ध करके अपनी वृत्ति में अपने को सक्षम बनाते हैं। जैसे चिकित्सा वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति एक जीविकोपार्जन का माध्यम भी है, सामाजिक सेवा का माध्यम भी है, जिसमें विशिष्ट ज्ञान और कौशल भी है। तो एक तरफ उदारवादी शिक्षा का क्षेत्र है, दूसरी तरफ वृत्तिक शिक्षा का क्षेत्र है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, यहां तक कि शिक्षक भी। और तीसरा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। वृत्तिक शिक्षा की भांति व्यावसायिक शिक्षा भी एक पेशे से गहरे से जुड़ी हुई होती है। पहले यह एक परिवार के द्वारा संपन्न की जाती थी। जैसे लकड़ी का कार्य अगर करें तो हम जानते हैं कि लकड़ी का कार्य, जिसे हम बढ़ईगिरी कहते हैं, पहले के दिनों में एक परिवार का एक पेशा हुआ करता था, और परिवार के सदस्य बिना कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए हुए, बिना कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से उसको सीखते हुए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अंतरित करते हुए, अपनाते हुए आगे बढ़ाते चले जाते थे। धीरे धीरे जो औद्योगिक विकास हुआ, उस औद्योगिक विकास के फलस्वरूप व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक हुआ, और व्यावसायिक और तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के साथ विशिष्ट प्रकार से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाओं की स्थापना भी हुई। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि न केवल यह वृत्ति की दृष्टि से, बल्कि ज्ञान के अध्ययन की जो प्रमुखता है उसकी दृष्टि से भी शिक्षा के कार्य क्षेत्र में हम परिवर्तन देखते हैं। शिक्षा के कार्य क्षेत्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा प्रदान करने के साधनों की दृष्टि से भी हम शिक्षा के कार्य क्षेत्र को तय कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक शिक्षा का कार्य क्षेत्र फेस टू फेस मोड है, यानी हम आमने सामने की जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो
विद्यालयों में संचालित होती है, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में संचालित होती है, जहां हम एक शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने बैठ करके शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ फेस टू फेस मोड में यानी आमने सामने की व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी सामने आमने बैठ करके एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहीं एक दूसरा क्षेत्र भी है जिसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। यहां भौतिक रूप से शिक्षक और छात्र साथ नहीं होते, यानी भौतिक रूप से दूर होते हुए भी, भौतिक रूप से दूर रह करके भी मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ आमने सामने होने का प्रयास करते हैं। किस माध्यम से? दूरस्थ शिक्षा के जो कंपोनेंट्स हैं, दूरस्थ शिक्षा के जो साधन है, स्रोत हैं, उनके माध्यम से। यहां शिक्षक और छात्र भौतिक रूप से दूर होते हुए भी एक तरह से आपस में संपर्क स्थापित करके शिक्षा प्राप्त करने का, प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा ऑनलाइन शिक्षा है, जहां शिक्षक और छात्र भौतिक रूप से अलग अलग रहते हुए भी नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यमों से और ज्यादा सक्रिय रूप से, और न केवल सक्रिय रूप से बल्कि प्रतिपुष्टि को भी साथ में शामिल करके, प्रतिपुष्टि का भी उसमें समावेश करके अंतर क्रिया करते हैं। तो हम पाते हैं कि शिक्षा प्रदान करने के साधनों की दृष्टि से भी शिक्षा के 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं मोटे तौर पर। एक तो फेस टू फेस मोड, दूसरा डिस्टेंस मोड और तीसरा ऑनलाइन मोड। जो फेस टू फेस मोड है, वहां जो शिक्षक है वह गति का निर्धारण करता है कि अधिगम किस गति से होगा, यानी शिक्षक केंद्रित। अगर हम यूं कह लें कि अगर हम शिक्षा को बाल केंद्रित भी बनाते तो वह किसी न किसी एक केंद्र पर ही आकर टिकती है, चाहे वह शिक्षक केंद्रित हो, चाहे वह बाल केंद्रित हो, लेकिन वह निश्चित रूप से एक केंद्र की ओर ही झुकी हुई होती है। तो जो फेस टू फेस मोड की शिक्षा है, उसका जो निर्धारण है, उसकी गति का निर्धारण है, उसकी गति का निर्धारण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। वहीं जो दूरस्थ शिक्षा है, वहां गति का निर्धारण छात्र स्वयं करता है। उसे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वह स्वयं निर्धारित करता है। और अगर हम ऑनलाइन माध्यम की बात करें तो छात्रों के द्वारा ऑनलाइन संचार साधनों का उपयोग करते हुए विद्यार्थी अपने स्वयं की गति के अनुरूप अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण, आयोजन करने में सफल होता है। यहां फेस टू फेस मोड में यानी आमने सामने की व्यवस्था में जो अपना समन्वय समूह है, जो आपस का समूह है, शिक्षक विद्यार्थी का समूह है, विद्यार्थी विद्यार्थी का समूह है, वह आपस में अंतर क्रिया करता है। वहीं दूरस्थ शिक्षा में व्यक्ति अपनी गति के अनुरूप जो विभिन्न माध्यम हैं, उनके माध्यम से पारस्परिक अंतर क्रिया करने का प्रयास करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ जो फेस टू फेस मोड है, उसमें शिक्षा कम लोकतांत्रिक है, कह सकते हैं थोड़ी निरंकुश है, जहां शिक्षक डोमिनेंट है, शिक्षक केंद्रित है। वहीं दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों को धारित करते हुए है, और ऑनलाइन शिक्षा में न केवल लोकतांत्रिक बल्कि अबंध दृष्टिकोण से शिक्षा है। कोई बंधन नहीं है, विद्यार्थी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे मुक्त होकर के शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इस दृष्टि से पाएंगे कि हम फेस टू फेस मोड में जो प्रविष्टि है, विद्यार्थी का प्रवेश है, वह भी बड़ा सीमित होता है। कक्षा का आकार, उसकी सीमाएं हैं, इसलिए कक्षा के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की समस्या यानी अधिगमकर्ताओं की संख्या की सीमा, वहीं दूरस्थ शिक्षा में यह शिथिल हो जाती है, यानी अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम उसमें समाहित करने की क्षमता रखते हैं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम उसमें स्थान देने का अवसर प्राप्त करते हैं, और ऑनलाइन माध्यम में यह अवसर तो और अधिक बढ़ जाता है। एक साथ बहुत सारे विद्यार्थी भिन्न भिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए लाभान्वित होते हैं। अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो जो फेस टू फेस मोड है, उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों ही प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है, यानी रचनात्मक और योगात्मक दोनों ही आकलनों का प्रयोग किया जाता है।
वहीं दूरस्थ शिक्षा में रचनात्मक आकलन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी अपने असाइनमेंट्स के माध्यम से जो क्रेडिट अर्न करता है, उसके साथ वह ऑफलाइन माध्यम में जो समेटिव इवैल्यूएशन है उसको भी साथ साथ उसका भी अनुभव प्राप्त करता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन दूरस्थ शिक्षा में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ऑनलाइन अगर दृष्टि से बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन को और अधिक स्पेस मिलता है, और अधिक स्थान मिलता है, और अधिक जगह मिलती है। प्रश्न उठता है कि फिर शिक्षा के अभिकरण क्या है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है? क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान, ये लंबी प्रक्रिया है, इस तरह हम पाते हैं कि इस शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अनेकों प्रकार की संस्थाओं के संपर्क में आता है और भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। वे सभी संस्थाएं जो उसे अनुभव प्रदान करती हैं या उसके अनुभव को समृद्ध करने में सहायता प्रदान करती हैं, तो शिक्षा के अभिकरण है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो शिक्षा के अभिकरणों को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक संस्थाएं। विद्यालय के पुस्तकालय, जो टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है, ये सब शिक्षा के औपचारिक संस्थाएं हैं। वहीं परिवार, समुदाय, धर्म, बाजार, मेले, ये शिक्षा के अनौपचारिक संस्थाएं हैं। एक दूसरा वर्गीकरण भी है, सक्रिय संस्थाएं, निष्क्रिय संस्थाएं। यानी शिक्षा के अभिकरणों को दो हिस्से में बांट सकते हैं। सक्रिय संस्थाएं वे हैं जहां विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अंतर क्रिया होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, जहां टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी विद्यार्थी सक्रिय रूप से सहभागी होकर शिक्षा ग्रहण करता है। विद्यालय, परिवार, समुदाय, धर्म, ये सक्रिय संस्थाएं हैं जहां विद्यार्थी स्वयं सहभागी होकर के सक्रिय रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। वहीं जो निष्क्रिय संस्थाएं हैं वे वन वे कम्युनिकेशन की ओर चलती हैं, जैसे सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। व्यक्ति सिनेमा देख करके, व्यक्ति टीवी के कार्यक्रम को देख करके, समाचार पत्रों को पढ़ करके टू वे इंटरेक्शन नहीं कर सकता। यह जो प्रक्रिया होगी वह एक दिशीय होगी, द्विदिशीय नहीं होगी। इसीलिए इसे निष्क्रिय संस्था के रूप में हम लोग स्थान देते हैं, निष्क्रिय संस्था के रूप में। शिक्षा के अभिकरणों की एक तीसरी श्रेणी भी है, वर्गीकरण की एक तीसरी श्रेणी भी अब देखते हैं। औपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं, गैर व्यावसायिक संस्थाएं। जैसा कि हमने आपसे कहा, विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, ये औपचारिक संस्थाएं। वहीं इस दृष्टि से अगर देखें तो परिवार, समुदाय, राज्य, ये अनौपचारिक संस्थाएं बन जाती हैं। और रेडियो, टीवी, सिनेमा, प्रेस, थिएटर, ये समाज के व्यावसायिक माध्यम बन जाते हैं शिक्षा प्रदान करने के। और वहीं गैर व्यावसायिक की अगर बात करें तो खेल के मैदान, खेल के क्लब, नाटक क्लब, स्काउट गाइड, एनसीसी, ये सब शिक्षा के गैर व्यावसायिक अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण के रूप में इन अभिकरणों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के अभिकरण के रूप में अगर हम परिवार की बात करें, बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही विकसित होता है, परिवार में ही अपनी क्षमताओं का विकास करता है। परिवार में ही रह करके बालक समाजीकरण सीखता है। समाजीकरण की जो शुरुआत होती है, अल्फाबेट जो समाजीकरण का शुरू होता है, वह तो परिवार से ही शुरू होता है। और परिवार में ही रहकर शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सारे विकास परिवार के साथ ही शुरू होते हैं। इसलिए शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और यूं कह लें कि विद्यालय की तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समाजीकरण विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जो
समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी परिवार से, वह विद्यालय आकर विस्तारित होती है। और विद्यालय दो प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं, एक प्रकटीकरण की भूमिका, जैसे संस्कृति का प्रसार, आधारभूत वृत्तिक कौशलों का विकास, चारित्रिक विकास। दूसरे उदीयमान भूमिका, जिससे समाज विद्यालय से अपेक्षा करता है कि वह छात्रों को जीवन कौशलों की शिक्षा दे, उनकी आत्म जागरूकता विकसित करे, उनमें प्रभावी संवाद स्थापित करने, सृजनात्मक चिंतन विकसित करने, समीक्षात्मक चिंतन विकसित करने, समस्या समाधान करने के गुण सिखाए, उनके गुण सिखाए। शिक्षा के अभिकरण के रूप में समुदाय की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समुदाय लोगों को एक समूह में रहने, एक तरीके से, एक तौर तरीके से, एक प्रकार के विचारों, एक प्रकार के सिद्धांतों को रहने के लिए तैयार करता है। और इस दृष्टि से समुदाय भी शिक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में काम करता है। शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक और उदारवादी राज्य अपने नागरिकों की शिक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है। शिक्षा की नीति का निर्माण करना, किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा, कैसे हम इन संस्थाओं का, शैक्षिक संस्थाओं का नियमन करेंगे, उनका नियंत्रण कौन करेगा, किस प्रकार करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्धारण कौन करेगा, पाठ्यचर्या किस प्रकार निर्धारित होगी, यह सब भी राज्य के माध्यम से नियमित होता है। इसलिए राज्य की भी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा के अभिकरण के रूप में। संचार माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा के अभिकरण के रूप में। आज हम सब जानते हैं कि संचार माध्यमों ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति की है, और ये जो सभी अभिकरण है, ये एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके एक दूसरे के पूरक बनते हुए शिक्षा को अपने अभीष्ट तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। शिक्षा का अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें, शिक्षा का ऐतिहासिक विकास देखें, तो भारत में शिक्षा के विकास का एक लंबा अतीत रहा है, बड़ा ही गौरवमयी अतीत रहा है। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह बड़ी ही गहरी जड़ों से जुड़ी हुई थी। वैदिक और बौद्ध काल में हम आदर्श शिक्षा व्यवस्था के प्रतिमान को बड़ी आसानी से देख और समझ सकते हैं। कालांतर में मुगलों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था पोषित हुई और बाद में जो विदेशी आक्रांताओं के आने के पश्चात जो शिक्षा व्यवस्था पल्वित पुष्पित हुई, उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा को परिवर्तित किया। निश्चित रूप से उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में शिक्षा वेद पर आधारित थी। वेद, चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यही प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र थे। ये जीवन के, जीवन दर्शन के और ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे और उन्हीं के स्रोत भी हुआ करते थे। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सत्य के अनुसंधान को लक्षित करते हुए होती थी। यानी शिक्षा का जो लक्ष्य था वैदिक काल में वह बड़ा ही अप्रतिम था। उसका अंतिम लक्ष्य था सत्य का अनुसंधान करना, सत्य के अन्वेषण के लिए तैयार करना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके माध्यम से जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन को स्थापित करते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य परायणता, नैतिक जीवन। अर्थ से तात्पर्य संपत्ति, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त करने से। काम से तात्पर्य प्रेम और आनंद से। और मोक्ष यानी मुक्ति, किससे मुक्ति? ज्ञान, अज्ञान से मुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे वे थे चरित्र और व्यक्तित्व का विकास, इंद्रियों का शोधन, संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, चरित्र का निर्माण, शारीरिक सक्षमता का विकास। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वह हमें अपने उस काल की शिक्षा की दशा और दिशा को इंगित करने के लिए पर्याप्त है। शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो मूल रूप से वैदिक काल के दौरान 3 प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था।
श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण क्या? शिक्षक जो बोलता था, जो उच्चारित करता था, विद्यार्थी उसको सुनकर ग्रहण करता। मनन विचार विमर्श, ये बड़ी उन्नत विधि थी, विचार विमर्श की विधि। और निधिध्यासन जिसके माध्यम से सत्य के बोध और शोध का प्रयास किया जाता था। गुरुकुल व्यवस्था, गुरुकुल में रह करके गुरु के निर्देशन में अध्ययन अध्यापन। पाठ्यचर्या निश्चित रूप से वेद और वेदांग, वेदांग कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और शिक्षा पर आधारित। वैदिक काल में धर्म की प्रधानता थी और चरित्र निर्माण शिक्षा का मूल स्वरूप था, मूल केंद्र था। बौद्ध काल और मध्यकाल की अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म पूरी तरह भारत में फैल गया था और बौद्ध धर्म का प्रसार मठों और विहारों के माध्यम से हुआ। भिक्षुओं के द्वारा शैक्षिक गतिविधियां संपन्न की जाती थी। शिक्षा के जो लक्ष्य थे वो वैयक्तिक और सामाजिक दोनों थे। वैयक्तिक लक्ष्य के अंतर्गत व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल था, वहीं सामाजिक लक्ष्य के अंतर्गत व्यक्ति को वह मार्ग दिखाना था जिससे व्यक्ति अपनी इंद्रियों का शोधन कर समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। बौद्ध संस्थाओं में प्रवेश के लिए पबज्जा संस्कार था, जो 8 वर्ष की आयु में होता था। 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थी भिक्षु बनकर उपसंपदा संस्कार के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूर्ण कर या तो भिक्षु बन जाता था या गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता था। बौद्ध काल में पाठचर्या मूल रूप से मौखिक थी, औपचारिक और पुस्तक आधारित थी। छात्रों को धार्मिक ज्ञान दिया जाता था। त्रिपिटक का विशेष स्थान था। वो 3 पिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध द्वारा विभिन्न विषयों पर दिए गए प्रवचनों का संग्रह है, विनय पिटक जिसमें मठ की शिक्षा, और अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या। ये उस काल के मूल कह सकते हैं शिक्षा की पाठचर्या के केंद्र थे, विषय थे। बौद्ध शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा थी, इसके कारण बौद्ध धर्म और बौद्ध शिक्षा काफी लोकप्रिय हुई। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के दौरान मुस्लिम शासकों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपने साम्राज्य के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके केंद्र में मूलतः धार्मिक शिक्षा थी। और मुस्लिम शिक्षा मूलतः भौतिक समृद्धि प्राप्त करने की ओर लक्षित थी। मकतब और मदरसे शिक्षा के मूल केंद्र थे। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, जिसके मूल विषय थे 3R, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। और कुरान की आयतों को पढ़ाया जाता था, याद कराया जाता था। बच्चों को अरबी लिपि सिखाई जाती थी, फारसी भाषा और लिपि पढ़ाई जाती थी। मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जहां साधारण शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। और साधारण शिक्षा के अंतर्गत साहित्य का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन, इतिहास, दर्शन, समाज शास्त्र, भूगोल, राजनीति, ज्योतिष, ग्रीक भाषा, यह सब भी उनके साथ अध्ययन कराए जाते। पुर्तगाली मिशनरियों के आगमन के पश्चात और उसके बाद ईसाई मिशनरियों के आगमन के पश्चात, विशेष रूप से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई, ब्रिटिश शिक्षा की जड़ें भारत में जमने लगी। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था की जो जड़ें जमी वो आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित और कहीं न कहीं आज भी प्रभावित कर रही है। जब कंपनी ने अपनी जड़ें जमाई तो केवल प्रशासनिक जड़ें शुरू में जमाई, लेकिन 1813 में जो बजट में 1 लाख रुपए का जो प्रावधान किया शिक्षा के लिए, और मैकाले का विवरण पत्र, हम कह सकते हैं ये 2 वो घटनाएं हैं जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित किया और उसके दूरगामी परिणाम हुए जो आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई पड़ते हैं। 19वीं सदी का जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी है, अधोगामी निश्चय सिद्धांत, उसने शिक्षा के लक्ष्य को एक अलग पहचान दिया और बड़े लंबे समय तक शिक्षा उससे प्रभावित रही। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया जाना था 1853 में, जिसके परिणाम स्वरूप 1854 का गुट का घोषणा पत्र आता है, जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग की स्थापना होती है। 3 विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में, और उनके जो स्थापना हुई ऑक्सफोर्ड के लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, वे आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। हंटर कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, और इस तरह से कह सकते हैं कि राधाकृष्णन कमीशन,
और मुदालिया कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, फिर 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और 2009 में जो राष्ट्रीय शिक्षा का अनिवार्य कानून आया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, इसने शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव लाए हैं, निश्चित रूप से हमें उस पर विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। पुनः हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।